अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। नाजरीन, हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत एक शख्सियत को हमने मदऊ किया। मेरे आपके हम सब के फेवरेट जर्नलिस्ट और टीवी एंकर हैं, बहुत ज़बरदस्त शोज करते हैं, माशरे की नब्ज पर इसलिए हाथ है कि हमारी तरह एयर कंडीशन माहौल में वो जर्नलिज्म नहीं करते। वो हमेशा फील्ड में रहते हैं, वो हमेशा रोड्स पे रहते हैं, वो हमेशा स्ट्रीट्स में रहते हैं, आम आदमी से बात करते हैं, आम आदमी का इशू अरेज करते हैं और बहुत से ऐसे इश्यूज जो इनके शोज की वजह से वक्त के हुक्मरानों ने सॉर्ट आउट किए, मुतलका महकमों ने सॉर्ट आउट किए। और मैं समझता हूं कि ये एक इबादत है, ये एक खिदमत खल्क है। मेरे फेवरेट हैं, मेरा इनसे बहुत एक दरीना रिश्ता है। मेरी मुराद है वन एंड ओनली ज़ुहैब भट्ट से। वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी हुई है आपके आने की। मुझे मेरे लिए ऑनर की बात है, आप मेरे बड़े भाई हैं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है और ये इज्जत दी। मैं बड़ी देर से बुला रहा हूँ मेरी फिर ये नाकामी है, नाअहली है कि मैं आ नहीं सका। अच्छा भट्ट साहब, आज ना जरा थोड़ा सा आपके जो फैंस हैं जी जी मेरे जैसे, उनको जरा बताना है कि बचपन जो है जी जी वो कहाँ गुजरा, पैदाइश कहाँ हुई, जी ठीक है, और फैमिली का माहौल क्या था शुरू में, जी ठीक है, कितने बहन भाई, जी ठीक है, और जरा ये पहले हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल ठीक है। तो आप मेरे वाले साहब को तो जानते ही थे, आप उनके साथ काम कर चुके हैं, सहाफ़ी थे वो। मैं आपका चाचा भी लगता हूँ। आप मेरे चाचा भी लगते हैं, इसीलिए मैं वो मोहसिन भाई की तरह आपसे पहले आपके फादर मेरे दोस्त थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। देखें भाईजान, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जिस माहौल में पले बड़े हैं आप उसको लेके चलें, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जैसे कहता हूँ ना, मैं अंदरून शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। मैं अगर कहीं बैठा हूँ तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शहरदार बैठा हुआ है ऐसे ही। और शहरदार बात कर रहा है कि जो बात कर रहा हूँ मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा अपनी बात के लिए। तो ये एक हमारे अंदर ये एक चीज होती है और शहर वाले मुझसे मोहब्बत बड़ी करते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर आपने लाहौर देखना है ना तो आप मेरे से मिल लें, आपको लाहौर का अंदाजा हो जाएगा। तो शहर में, अंदरून शहर में ही पैदा हुआ, शेरावाला गेट में। अच्छा। वहीं मेरी जंपल वहीं की है। मैं इस्लामिया स्कूल शेरावाला गेट से मैंने मैट्रिक किया है। और यार चिकड़ छोले वहां के बड़े मशहूर हैं, शेरावाला गेट। दीमा हमारा अंकल ही कहता हूँ, दीमे के चिकड़ चने, नदीम उसका नाम। उसके पहले अंकल मुनीर, उसके वाला साहब, वो लगाया करते थे चिकड़ चने। चिकड़ चने की खास बात ये होती है कि वो लकड़ी के उसमें रखते हैं और वो तेल के बगैर पकते हैं। वो पानी में पकते हैं, पानी और काली मिर्च में। पानी आ रहा है रात में रात ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਲਦੀ, लेकिन फिर ਉਹਨੂੰ ਦਿਨੇ मार्केट आ गई ना ਉੱਥੇ सारी, ਤੇ मार्केट ਦੀ वजह तो सारा कुछ खत्म हो गई सी। वो भी अभी आपसे बात करनी है कि वो मार्केट आ गई और हो क्या रहा है वहां पे सारा, तबाही मची, उन गेटों के बाहर तबाही मची हुई है। अच्छा जी, जरा घर का माहौल। घर का माहौल, हम 4 बहन भाई हैं। मेरी 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, शादीशुदा है मेरी बहनें। भाई मेरा जो है वो भी अनमैरिड है और जॉब करता है वो। और मैं जो सा हूँ वो आपके सामने हूँ। पता नहीं बस मैं इस फील्ड में कैसे आ गया। घर का माहौल जो सा था वो ऐसा था कि मेरे वाले साहब के 5 भाई हैं ये टोटल, हमारी कोई फुप्पो नहीं है। तो हमने सारा वो एक मर्दाना सा माहौल देखा है घर में और तरह की चीज़ें देखी हैं ना। मतलब हमारे घर में मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम उसमें से आए हैं। तो लेकिन जो मेरी वालदा थी वो साहिवाल की हैं और वो बड़ी मजबूत खातून है, क्योंकि पता है साहिवाल फिर साहिवालों एक फैमिली तो जिन्होंने ताल्लुक है जट फैमिली है। तो इस तरह करके जट ते बट एक मिक्स होए ने। ते घर दा माहौल थोड़ा जिहा कंजरवेटिव है, यानी कि असी लेकिन खवातीन दे नाल बड़ी मुहब्बत। मेरी बेटी है, मेरी जिंद मेरी जान है वो, ते मेरी भैनां ने सारा इज्जत ते प्यार दे उत्ते सारा साडा घर दा माहौल टिकिया है। मुहब्बत है ते वो मुहब्बत दे नाल असी चलने आ। अच्छा, ड्रेसिंग आपकी भी बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन सलीम भट्ट सब जो ड्रेसिंग करते थे वो तो टाई और फुल। इस मौसम में भी जून जुलाई में भी टाई, ये है कि वो शर्ट जो है वो हाफ स्लीव भी होती थी। और प्रेस क्लब जब आप एंटर हुए, को बाहर से बंदा आया तो आपको लगेगा कोई ब्रिटिश जर्नलिस्ट। हाँ, लेकिन मेरी ड्रेसिंग, मेरी ड्रेसिंग वो नहीं की। मेरे वाले साहब ने ना वो सारे बाऊ जी कहते सी, बाबू कहते सी या बाऊ जी, सलीम बाबू। तो वो बाऊ, क्योंकि उन्होंने वो शुरू तो ही इस माहौल दे ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਐਫਸੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ
ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਨ ਉੱਠਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਹਿਨ ਉੱਠਣ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਿਸ ਕਲਚਰ, ਆਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਾਈਸੈਲਫ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। अच्छा, तो स्टडी जो है वो ਸਟੱਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ FSC ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ MSF ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਸਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। MSF ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਖੜਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ MSF ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੈਂ FSC ਕੀਤੀ। FSC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫॉर ਮੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਾਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤਾ ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ? ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਐਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਅੱਛਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਡੇਲੀ ਦ ਪੋਸਟ, ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, 7000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਫਤ ਐਡੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪੇ, ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸ ਗੁੱਡ, ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਲਕਸ ਸਟਾਈਲ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਜੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਰਿਸਰਚਰ ਗਿਆ ਸੀ ਚੌਰਾਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਹਸਨ ਨਿਸਾਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਗਰਲਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਰਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 24/7 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਉਸਾਮਾ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਾਮਾ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਅਰਸਾ। ਬੋਲ ਤੋਂ 24 ਆਇਆ ਮੋਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, 24 ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਿਆ, ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣਿਆ ਮੁਨੀਜ਼ੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਜ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਟੀਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਮਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਟੀ 42 ਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਸਿਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਮੈਂ सिटी 42 कर रहे हैं, 24 कर रहे हैं। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, जी भाई, जिस ज़ुएब सलीम भट्ट को नसीहतें हो रही हैं कि यार बाज आ जा, आज वो ज़ुएब सलीम भट्ट जो है ना वो माशरे को, मुख्तलिफ महकमों को, डिपार्टमेंट्स को नसीहतें कर रहा होता है, उनको सुधार रहा होता है। ऐसे ही तो ये तो बिल्कुल एक क्या कहते हैं 180 डिग्री चेंज है। भाईजान देखें, वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। कोई ना माँ के पेट से कोई मुजरिम निकलता है, ना वहाँ से कोई घर से ही कोई क्रिमिनल बन के आता है। ये चीज़ें मुआशरा आपको सिखाता है आहिस्ता आहिस्ता। वो एक ऐसी जगह थी जो उस दौर में जब हम स्टूडेंट थे और ये MSF और ये तमाम जो थी यूनियंस ये जब चलती थी, तो एक और तरह का माहौल था। जिस दौर में मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 2001 की। नवाज शरीफ साहब जिला वतन हो चुके हुए थे, मुशर्रफ साहब थे, MSF उसमें थी, क्या कहते हैं, एजिटेशन में थी, हमें पुलिस पकड़ के ले जाती थी, चीज़ें हो जाती थी, तो हम उससे बचते रहते थे। मेरे वाले साहब इन चीज़ों से घबराते थे। लेकिन नौजवान जिनसे ना, जिस आप सोसाइटी में रहते हैं, आप उसके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली हमारे मुल्क में जिस तरह आप ट्रेंड चल पड़े हैं, चीज़ें चल पड़ी हैं, बदमाशी है, उस दौर में भी ये था कि स्टूडेंट लीडर बड़ा ताकतवर होता है, उसकी आवाज़ बड़ी सुनी जाती है। लेकिन घर से जो तरबियत थी, जो थी वो थी कि बेटे इंसानियत को नहीं छोड़ना, इंसान सबसे पहले। तो वो फिर उसकी वजह से वो छोटा सा जो एक स्पार्क था ना इंसानियत का दिल में, उसकी वजह से मैं आगे नहीं गया उस चीज में, और मैं खुद को बचा के आप तो अंदर रह के आए हैं सिस्टम के जी। इस सिस्टम के क्या स्टूडेंट लीडर्स और ये जो स्टूडेंट तंजीमें हैं इनका मिसयूज भी हुआ? क्यों नहीं हुआ? स्टूडेंट का मतलब होता है पावर। पावर कैसे? स्ट्रेंथ है ना, अवेलेबल है। वो किसी जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, रोज इकट्ठे हो रहे हैं, वहां वो स्ट्रेंथ अवेलेबल है। और वो बड़ी तादाद में स्टूडेंट वैसे ही बड़ा जोशीला होता है, बड़ा वो एक उसमें होता है ना, क्या कहते हैं, जोश में होता है। तो वो जोश के अंदर फिर होश अक्सर खो जाते हैं, और नौजवान वैसे भी खो देते हैं। तो ये स्ट्रेंथ और पावर ऐसी होती है कि ये टेम्ड नहीं होती, इसको आप जिधर मुड़ेंगे ये उधर मुड़ जाएंगे। तो इसलिए खतरनाक भी होते हैं इसको। इसीलिए मैं मेरे दिल में ख्याल आता है कि स्टूडेंट्स को चलाने के लिए जो लीडर होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। जैसे 1947 में हमने ये देखा था कि स्टूडेंट लीडर्स जो उनसे हैं उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट कैसे चलाई, उस तर्ज पे होना चाहिए। लेकिन जिस अभी, क्योंकि उस वक्त तो एक मकसद था, अभी मकसद कोई नहीं था ना। अभी तो मकसद शायद कोई लीडर हो, लीडर को बचाना हो, उसके पीछे नारे लगाने हो, उसके पीछे गली में डंडे खाने हो, उसके पीछे कहीं पे एहतजाज करना हो, टायर जलाने हो, तो स्टूडेंट यहाँ यूज होता है। अच्छा, वहां पहलवानी करते करते अचानक जो है ना वो अंग्रेजी लिखनी शुरू कर दी। अच्छा, और अंग्रेजी लिखते लिखते एक बड़ी उसमें नफासत, और आर्टिकल लिखते लिखते पोइट्री भी करता था। पोइट्री करते करते एकदम से जब आपने माइक पकड़ा तो ऐसे शोबे का इंतखाब किया, ऐसा शो आपने चूज किया जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। फील्ड पे जाके काम करना और हर तरह के लोगों का सामना करना और उनको कन्विंस करना, लड़ाई झगड़ा, और हर वक्त जो है ना रिस्क में रहना। तो ये एसी में आप मेरी तरह बैठ के स्टूडियो में शो कर सकते थे। नहीं, आपने खुद रोड पे किया काम, तो आप तो रिपोर्टर हैं। तो ये इसका इंतखाब क्यों किया? यही करना चाहते थे या मौका मिला कि रोड शो ही करना? नहीं, शुरू में भाई मैं बड़ा शर्मीला आदमी हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ। मैं ज्यादा गैदरिंग में नहीं बैठता, ज्यादा उसमें नहीं रहता। मैं अकेला तन्हाई पसंद आदमी हूँ। तो ये जो इसका इंतखाब किया वो इस तरह हुआ कि जब लाहौर न्यूज़ नया नया आया तो आमिर महमूद साहब ने कहा कि माइक लेके जाओ और माइक जरा लोगों में फिराओ कि ये लाहौर न्यूज़ आ रहा है, जरा नजर पता चले। अच्छा, मैं चला गया माइक लेके। अब माइक लेके लोगों से पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो एक शो कंपाइल कर दिया, बना दिया हमने कि ये एक शो, जब हमने प्रेजेंटेशन दी तो उसको भी एक शो की तरह प्रेजेंट कर दिया कि ये भी एक शो है। अब नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ था, तो नाम फिर इस तरह डिसाइड हुआ कि जो नवीद काशिफ साहब है उनके MD, उन्होंने ये पसंद किया बनाम तख्ते लाहौर। अच्छा, तो बनाम तख्ते लाहौर शुरू हुआ। और जब मुझे उन्होंने उसमें देखा मियाँ साहब ने, तो उनको वो शो बहुत पसंद आया, मियाँ आमिर महमूद साहब को। उन्होंने कहा यार ये शो तो चलेगा। तो फिर हुआ ये कि जब वो शो चल गया तो वही शो सिग्नेचर शो था लाहौर न्यूज़ का। आपको भी ये पता होगा कि उसी शो ने मुझे भी इज्जत दी, उस शो ने मेरा भी वो नाम बनाया, उस शो ने लाहौर न्यूज़ को भी स्टैब्लिश किया कि वो उस शो की वजह से लाहौर न्यूज़। फिर उसके देखा देखी लोग सड़कों पे निकले, रोड शो बने, उसके देखा देखी यूट्यूबर्स रिपोर्टर बन के दाढ़ी रख के सड़कों पे गए, उसके देखा देखी बहुत सारी चीजें हुई।
उस शो के देखा देखी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं शो की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त जो है आपसे पहले मुल्क में बड़ा शो कौन सा हो रहा था? रोज शो। उससे पहले बड़ा शो तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है इकरार, वो कर रहा था सरेआम। अच्छा। लेकिन इकरार का जो शो है उसमें मेरे में ये फर्क था, मैं सोशो पॉलिटिकल करता था, वो एक जो शो करता था वो लोगों के छापे और इस तरह। मैंने छापा नहीं मारा, मेरे बारे में ये बात कर, मैंने छापा मारा है तो किसी एमपीए पे मारा है और उसको पकड़ के उसके हलके में लेके गया हूँ कि ये आपका काम है, जो आपने करने की जिम्मेदारी उठाई हुई आपने किया नहीं है, मैंने ये किया। इकरारुल हसन के छापे की बात बता दो। जी बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी बताएं। मैं जो है ना, वो एक खातून की सालगिरह थी सेलिब्रिटी की, तो वो सालगिरह चल रही थी और पार्टी का माहौल था वहाँ पे और मुख्तलिफ मॉडल्स और सारे बैठे थे। तो मुझे अचानक ही जाना, अभी इकरारुल हसन लाहौर शिफ्ट नहीं हुए थे। अच्छा। तो फोन आता तो कहते किधर हो? मैंने कहा कि मैं तो इधर हूँ, ये सालगिरह की पार्टी में। उन्होंने कहा मैं हूँ, खाना खा रहा हूँ लक्ष्मी चौक बट कढ़ाई। अच्छा। तो इधर आ जाओ, मेरे साथ है अपना कामरान अकमल क्रिकेटर और यासिर शामी। अच्छा। और वो भी मेरे दोस्त हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने कहा आप जो है ना, मैं नहीं आ सकूंगा, आप तीनों ही आ जाएं इधर खाना मारे। उन्होंने कहा खाना तो अब लगे, कढ़ाई आ गई, वो आपकी तरह वो फूडी है बट कढ़ाई, लौरिया। और बट कढ़ाई खा के वो जब वहां पे पहुंचता है तो मुझे फोन आता है, तो मैं इकरारुल हसन को रिसीव करने नीचे आया हूँ। और नीचे जो है ना सीढ़ियां उतर के ऊपर एक हॉल है जहाँ पे डांस डूंस भी चल रहा है, और नीचे जो है ना हर तरह का माहौल है और वो लोग बैठे हैं। मैं गेट से इकरार को लेके जब अंदर एंटर होता हूँ लॉबी में, और अब मैंने ऊपर जाना है, तो चीखो पुकार मच गई और कोई गिलास फेंक रहा है, कोई बोतल फेंक रहा है और दौड़ने लग गए। उन्हें छापा पड़ गया और मैं आवाजें दे रहा हूं, मैं कहा नहीं वो गेस्ट है, छापा नहीं पड़ा। कोई माने ही ना मेरी बात, और दौड़ गए सारे। कोई दीवार फांग के जा रहा है, कोई गेट से जा रहा है, उन्हें कहा नहीं छापा ही है। मुझे देख के ये हाल असल में ये इनका होता है, एमपीएमएन इसका होता है। अच्छा। वो समझते हैं शायद पता नहीं की करना आ गया। लेकिन इकरारुल हसन ने मुश्किल काम किया, बहुत मुश्किल काम किया, हमेशा अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला। जी ऐसे ही। और खास तौर पे सिंध में ऐसा ऐसा शो किया, यहाँ पे किया। तो नहीं, बहादुर आदमी है, मेरा तो बचपन का दोस्त है, हम गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे रहे हैं, 2002 से हम दोस्त हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हम तो बचपन ही था हमारा वो, और साथ मेरे घर में आता था, हम जाते थे, बड़ा प्यार था। और ये जब नया नया एक फिल्मेजिया में खबरें पढ़ना शुरू हुआ, मुझे याद है हम इसके लिए खत लिखा करते थे सारे, हर बंदे ने 5-5 खत लिखने होते थे कि आपका एंकर बड़ा अच्छा है। जैसे आजकल कमेंट्स होते हैं। जैसे आजकल कमेंट होते हैं। अच्छा। तो हम खत लिखा करते थे कि ये आपका एंकर है, ये बड़ा अच्छा एंकर है, और ये इसको आप दोबारा लेके आए, इसको और चीजें दें, इससे और चीजें करवाएं, ऐसे लिखा करते थे। यारी दोस्ती तो यही होती है ना। फिर एनी भाभी ने खत नहीं पढ़ लिखे लेकिन उसी बड़े तरीफां खत लिखे ने। अच्छा। लेकिन वो तो साबित किया इकरारुल हसन ने, ऐसे ही साबित किया, बिल्कुल किया। जैसे मियां अमर मेमून ने आप पे ट्रस्ट किया। हाँ। और सलमान इकबाल साहब के बाद फिर सलमान इकबाल साहब ने इकरारुल हसन पे ट्रस्ट किया। ये 2 शो बहुत बड़े शो हैं, बहुत बड़े शो हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब इस सरेआम का तो बहुत बड़ा नाम था, जब मैंने ये स्टार्ट किया तो तब कोई ये किसी से पूछता नहीं था जाके कि किसको वोट डाला है, क्यों वोट डाला है, वोट की अहमियत के बारे में लोग बताते नहीं थे। तो वो अल्लाह ताला ने मुझे ही एक वो दिया, एजाज दिया कि मैं जाके वो पूछता रहा, और उसके बाद लोग पूछना शुरू हुए और बताना शुरू हुए कि वोट होता क्या है। आप यकीन करें उस दौर में, ये 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब नए नए आ रहे थे और वो 2011 वाला जलसा भी हो चुका हुआ था, और फिर आगे इलेक्शन का मूड भी बना हुआ था। पिछला इलेक्शन वो हारे हुए थे 13 वाला, तो वो एक बड़ा एक कैंपेन सी बनी हुई थी। 2017 के अंदर बाई इलेक्शन होता है, जिसमें बीबी कुलसूम जो मोहतरमा है मरहुमा, वो वहाँ पर खड़ी होती हैं 120 में एनए। तो वहाँ पर हमारा शो इन हुआ, तो मेरे शो के क्लिप पीटीआई के हर पेज पे लगे होते थे। क्यों? क्योंकि मैं एनए 120 गंदा दिखाता था, वो मैं उनका ब्लू वाइट बॉय बन गया था ना पीटीआई वालों का, और वो हर पीटीआई वाला ये सही करता है, दलेर आदमी ये। फिर उन जो बुजदार आया था, मैं बुजदार भरना शुरू किया था, मैं उन्होंने नफरत के काबिल हो गया कि इमरान खान साहब ने यहाँ तक कह दिया, वो जो आपको बात याद होगी, जो माइक लेके जाते हैं वो पूछते हैं किधर है नया पाकिस्तान, वो आपके भाई छोटे भाई के लिए कही थी उन्होंने। अच्छा, ये जो आपको हल्के में जब आप निकलते हैं, कैंपेन चल रही होती हैं, ये जो आपने अभी खुद ही बात कर दी कि वो फिर एक पार्टी आपके खिलाफ हो जाती है, बुरा भला कहना शुरू कर देती है, तो क्या जो लोग आपसे बात कर रहे होते हैं 100% एज इट इज आप चला देते हैं या डंडी मारते हैं जाके एडिटिंग में? ये मैं फैमिलीज का सवाल है, हमारे घरों में आपका शो देखा जाता है और ये सवाल हमसे होता है कि क्या ये ज़ोएब भट्ट जो अभी दिखा रहे हैं ये यही हुआ होगा या इसने बनाया है? अगर मैं वहां खड़ा हूं तो आप मेरे पे इत्मीनाद कर सकते हैं, ऐसे ही हुआ होगा।
क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए ना कि ये पार्टी के बंदे आ गए हैं और वो 5-6 बंदे अपने साथ ले आए हैं, मैं लदा कर देता हूँ। इदारा कहता है कभी इदारा भाईजान मुझे अल्लाह ताला की मेहरबानी रही है मेरे पे कि एक दफ़ा मियाँ आमिर महमूद साहब थे और एक तरफ मोहसिन नकवी साहब थे और एक तरफ अलीम खान साहब थे। अलीम खान साहब के दौर में तो इलेक्शन नहीं मैंने किया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब और मियाँ आमिर महमूद साहब के जो दौर में मैं उनके अंडर काम किया है, मुझे कंटेंट के ऊपर कभी रोका टोका नहीं किया, ये नहीं करना वो नहीं करना। इवन मुझे याद है मियाँ शहबाज शरीफ साहब सीएम थे और मैं ये शो करता था बनाम तख्ते लाहौर, उनको इस नाम पे भी एतराज़ था, बनाम तख्ते लाहौर पे। अच्छा, सेठों ने नहीं मना किया? सेठों ने मना नहीं किया। लेकिन जब आप करके फील्ड से दफ्तर पहुंचते हैं तो फोन तो कई दफा व्हाट्सएप आपको आए हैं, मैं हो तो वो उस पे फिर क्या होता है? कभी रोका प्रोग्राम? भाईजान नहीं रोक नहीं सकते ना आपको। आपने जिस तरह आपने पहले ही कहा कि ये दिल होता है इंसान का ना, एक बंदे का दिल होता है कि आप शो रोक दें, कोई आपको फोन से शो रोक दे। भाईजान मेरे पास ये लोगों की अमानत होती है, जब मैं किसी से सॉर्ट करता हूँ ना तो वो मेरे पे वाजिब है कि मैं उसको चलाऊं या उसको ये वजह उज़र दूं कि भाई ये मैंने इसलिए नहीं चलाया, ये वजह थी कि मैं चला नहीं सका, उसको बताऊं जिसका मैंने शॉट लिया है, वो मेरे पे मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी ड्यूटी है वो। तो मैं जब ऐसा करके आता हूं, किसी का शो करके आता हूं या हल्के में फिर के आता हूं, तो मैं रोकता नहीं हूं उसको। उस पर फिर मालक भी मेरे पास नहीं आते मेरे ख्याल से। ना मियां आमिर महमूद साहब ने कभी कहा, ना उन्होंने कभी कहा मोहसिन नकवी साहब ने। हाँ, दूसरे चैनल में 2-3 दफा ऐसा हुआ, लेकिन रोका नहीं मैंने रोका नहीं, मैंने चलाया उसको। धमकियां मिलती हैं? धमकियां, थ्रेट आते हैं भाई आपको मुझे देख के लगता है मुझे कोई धमकी देता होगा? प्यार से कह देते हो कि बरसा तन छड़ना, ताड़ी मेहरबानी नहीं दही क्या बरसा ताड़ी मेहरबानी, धमकी वाला काम नहीं करते। फैमिली ने कभी कहा कि बट साहब जरा? बहुत दफा कहा। हाथों लगा, माँ जी ने कहा, बहुत दफा कहा, भाभी ने कहा, अम्मी ने कहा, अम्मी ने, पापा ने नहीं कहा। मेरे वाले साहब तो गाली निकाल के आते थे मर्दबन, तो फिर वो उनकी तरफ से मुझे कभी नहीं हुआ। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत दफा कहा ना करे अगर पुत्र, इंज ना करे अगर पुत्र, लोग नाराज हो जाएंगे, तेरे जानी दुश्मन हो जाएंगे, तेरा इंज हो जाएगा, तेरा उंज हो जाएगा। लेकिन भाईजान अब देखें, मौत तो आनी है, अज नहीं थे कल, कल नहीं थे परसों। तो ये मैं मौत बरहक है, कुल नफ्स ज़ायक़ातुल मौत, और हर जी शय जो जिंदा है शय उसने मरना है। तो मेरा ये ईमान है, तो मैंने ये करना है। मैं आपको इसी खौफ से एक बात बताता हूँ। मैं प्रोड्यूसर था भाईजान, एक चीज़ ऐसी हो गई, मैं उसको भी बता नहीं सकता आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि हुआ क्या था। तो कुछ फ़ोन आने शुरू हो गए कि तेनू चुक लांगे, तेनू ऐ कर देंगे। मैं ना घर में घुस गया, लेट गया, 2 हफ्ते घर में बंद रहा, निकला नहीं घर से बाहर, डर गया ना बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी अम्मी ने मुझे ये बात की, मैंने उन्होंने कहा पुत्र बाहर नहीं जाता, की होया, जा बाहर निकल, अंदर क्यों बढ़ के बह गया, परेशान है, की होया। मैं अपनी अम्मी से ना, मेरी दोस्त है, मैं उनसे हर बात करता हूँ। मैंने उनको बताया, मैं कहा इस तरह ना एक चीज़ हुई है, तो कुछ फ़ोन आ रहे हैं इस तरह, मैं उस वजह से घबरा गया। उन्होंने कहा कि पुत्र देख, तू घर रहे हैं, नहाना पे हैं या कितने बाथरूम या पौड़ियाँ उतरना पे, तू डिग गया है, इत्थे तेरी मौत हो जाती है, ते खत्म हो गई कहानी। ते तेरी मौत जिथे भी है ना तेनू आनी है। तू मौत दे डर तो लुक ना, तू मौत दे डर तो घर ना वड़ के बह। भाईजान वो बात जब मैंने अपनी माँ की सुनी, फिर मैं निकल गया, शेर हो गया। हाँ, मैं कहा फिर उन देखी जाएगी। और फिर वो दिन और आज का दिन मैं डरा नहीं। आपको कभी किसी ने ये बात कही है मेरे अलावा कि आप एंकर से ज्यादा अच्छे एक्टर भी हैं? कभी कहा है किसी को, किसी ने आपको? और कभी एक्टिंग की ऑफर हुई है आपको? नहीं, एक्टिंग की ऑफर नहीं हुई कभी, लेकिन कहा आपने है ये। नहीं, आप को अगर मौका मिले तो एक्टिंग कर मैं जरूर करूंगा, बल्कि हम एक फिल्म बना भी रहे हैं। फिल्म बना रहे हैं? फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, वो क्या फिल्म है और उसमें आपका रोल क्या है? वो फिल्म मैं बना रहा हूँ, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, अल्लाह ताला उसे गई के रहमत करे, बलाज, अमीर बलाज टीपू, अच्छा, भाइयों की तरह था मेरे छोटे, उसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं। मैं और मेरा एक दोस्त है उस्मान रफ़ीक अवान, वो और मैं मिल के हम ये बना रहे हैं। प्रोजेक्ट है, हम ये करना चाहते हैं अपने दोस्त के लिए, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, अपने भाई के लिए। तो इंशाल्लाह वो बनाना, तो उसमें उसका जो रोल है वो मैं करने का सोच रहा हूँ। अच्छा, इस पे मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जी जी, बिल्कुल, आप फिल्म बनाएं, हम इस फिल्म के साथ हैं। जी जी, इसको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन माजी में भी इस तरह हुआ कि मुख्तलिफ बरादरियों ने हाँ, जो है ना वो अपने मुख्तलिफ अपने जो बरादरियों के लोग थे, हाँ, मायूं गुज्जर, फलाना, हाँ, जग्गा गुज्जर, फलां हो गया, फिल्में बनी। हालांकि उन फिल्मों ने इंडस्ट्री को बड़ा सहारा दिया, सिनेमा को सहारा दिया। मगर मैं वैसे समझना चाहता हूँ कि क्या नई नस्ल के ये हीरोज हैं? भाईजान ये जो मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ ना, ये समझ लें कि ये एक सबक है।
अच्छा, सबक है, एक सबक है। ओके। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, देखिए मैं इस तरह ट्रेडिशनल फिल्म के ना मूड में हूं ना बनाना चाहता हूं। ये ट्रेडिशनल मूवी नहीं होगी, अगर ये सीरीज बनाएंगे या फिल्म बनाएंगे ट्रेडिशनल नहीं होगी। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। वो एक बेटा था, एक बाप था, एक दोस्त था, एक भाई था, वो एक शौहर था, उसके बहुत सारे किरदार हैं। उसके अलावा उसके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी, एक खानदानी दुश्मनी भी थी। अमीर बलाज बदमाश था? बदमाश नहीं था, शरीफ आदमी था। शरीफ आदमी था वो देखें बच्चा था, 30 years of his age, बच्चा था वो। एक अपनी उसमें 30 ईयर में फौत हुआ ना। उसकी क्या क्वालिफिकेशन क्या थी, एजुकेशन? बाहर से पढ़ के आया था, बिजनेस पढ़ के आया था वो बाहर से। अच्छा, बाहर से पढ़ा हुआ था, फॉरेन एजुकेटेड था, अच्छा बच्चा था भाई। लेकिन वो पता नहीं किस तरह इन चीजों की, देखें एक आपकी फैमिली है ना, एक पीछे उसका दादा कत्ल हुआ है, उसका बाप कत्ल हुआ है, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री है। वो एक जंग में पैदा हुआ है, जंग में पैदा हुआ है वो। उसकी किसी के साथ झगड़ा है उसकी फैमिली का, जंग है उसकी, तो वो एक जंग के अंदर पैदा हुआ बच्चा है। अब उसकी परवरिश कैसे होती है, उसने वो जंग कैसे लड़नी है, उस जंग के अंदर उसने बड़ा कैसे होना है। और ये इसी तरह की बात है कि जिस तरह जो खानदानी दुश्मनियां होती हैं, उन दुश्मनियों के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं, मैंने देखे हैं अक्सर, वो बेचारे बड़े वो होते हैं, पकड़े हुए होते हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर आपने कहीं जाना नहीं है, आप निकल नहीं सकते, बगैर गार्ड्स के आप अपने बच्चे बाहर नहीं भेज सकते। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, शहरदार हैं हम, हमें पता है कि ये जो खानदानी दुश्मनियां होती हैं, इसमें आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता सही तरह, शहर में रह नहीं सकता। तो ये बड़ी तकलीफ दे चीज होती है। मैं इन दुश्मनियों के हक में नहीं हूँ। मैं मेरी जब अगर कभी ऐसा कभी मुझे मौका मिले तो मेरी कोशिश होती है कि सुलह करवा दी जाए। मोस्टली जगहों के ऊपर, भाई मेरे भाई मोहसिन भाई को जानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सुलह करवा दी जाए, चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन जहां पर अब दुश्मनी नागुज़ीर हो चुकी है ना, यानी कि वहां दुश्मनी है, किसी के वो नई बात हो रही, तो फिर उसके अंदर कुछ सबक होते हैं, वो सबक सीखने चाहिए इंसान। अमीर बलाज इनोसेंट था? किस तरह इनोसेंट आप कह रहे थे? जे एक जो यानी कि पेंट किया गया कि वो एक चले दुश्मनी ही कैरी कर रहा था, और एक उसको दुश्मनी थी भाईजान, एक को विरसे में दुश्मनी मिल गई। इनोसेंस तो ये होता है ना कि अदरवाइज वो एक मासूम आदमी था, बच्चा था भाई, मेरे ख्याल से 30 साल का बच्चा था। वो अपनी दुश्मनी लेके चल रहा था, वो चाहता था उनको मार दे, वो चाहते थे इसको मार दे, ये दुश्मनी तो चल रही थी। कभी आपके सामने ये कहा उसने कि खत्म होनी चाहिए दुश्मनी? बहुत दफा कहा। अच्छा, बहुत दफा कहा। आपने कोशिश की? हमने कोशिश भी की, लेकिन वो भी चाहता था कि इस चीजों को सॉर्ट आउट होना चाहिए, कि ये दुश्मनी जो सी अब, क्योंकि देखें भाईजान अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सोसाइटी और तरफ जा रही है। अब हम उस दौर में नहीं है कि दुश्मनियां चलें, लोग चलें। अब डिपार्टमेंट्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, और स्पेशली लाहौर शहर के अंदर तो चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह लगती थी। अच्छा, ये फिल्म कहाँ शूट होगी? पाकिस्तान में होगी? और ये लिखेगा कौन, लिखी गई है, और कास्ट क्या सोची है? लिखेगा तो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी कि अब मुझे कोई अच्छे राइटर, आपने मुझे एडवाइस भी किया, आपकी रहनुमाई में करेंगे। खलील रहमान कमर से। हाँ, मैं आपकी रहनुमाई में करेंगे, और मेरी आपसे गुजारिश भी है कि आप हमारी हेल्प करें इसमें। हम दो भाई हैं इसके अंदर, मैं हूँ और उस्मान रफ़ीक अवान है, तो आप हमें गाइड भी करें, क्योंकि आपका तजर्बा भी है इस फील्ड में, हमें गाइड भी करें। और हम इसको कोशिश करेंगे कि नौजवान नस्ल को थोड़ा कुछ सबक भी सीख सकें, और इसके अंदर उसकी जिंदगी कैसी थी वो भी आपको बता सकें। ज़ोएब बार छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे है। देखिए भाईजान, ये वाला जो सा प्रोजेक्ट है ना, अमीर बलाज वाला, ये ना बड़ा वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैंने उसको थोड़ा सा स्टडी किया ना, उसकी थोड़ी सी चीजें पढ़ी हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि इसको ये समझ लें कि ये कोई स्क्रीन पे आना नहीं है, ये एक मैसेज है जो देना है लोगों को, उसके लिए आ रहे हैं बस। और उसके बाद अगर कोई फिल्म जाती है तो वो फिर आप कह सकते हैं छोटी से बड़ी पे। तो अगर आप जो है वो अमीर बलाज का रोल करेंगे तो माइक की जगह गन पकड़ के निकलेंगे? अच्छा, वो गन पकड़ के नहीं निकलता था, उसके गार्ड्स होते थे साथ में, गन्स नहीं पकड़ता था। अच्छा सर, ये बताइए कि टीवी भी कर लिया आपने, उसके बाद सोशल मीडिया जब आपने शुरू किया तो बड़े ताबड़तोड़ शोज आए आपके। जी, और वो तो बड़े वायरल और सुपर हिट और कंट्रोवर्सियां और पर्चे, FIR। तो ये रुक क्यों गया काम एकदम से? सोशल मीडिया आपका किधर चला गया? देखें, ये हमारे इदारे की पॉलिसी है कि हम सोशल मीडिया नहीं कर सकते। ये क्या पॉलिसी वैसे? अच्छा, मोहसिन साहब से पता है मैं क्यों, हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि मोहसिन साहब खुद जर्नलिस्ट हैं। मोहसिन साहब, मैं नाम ले लेता हूँ, मीर शकील रहमान के बाद ये चंद एक ऐसे ऑनर हैं जो जर्नलिस्ट हैं, प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, ठीक है, और ना ही वो जो है ना कोई घी मिले हैं, ना ही कुछ। मोहसिन साहब ने तो फील्ड में काम किया हुआ है, और मोहसिन साहब को तो ज्यादा इस हवाले से एक अदराक है
तो अगर वहां भी इस तरह के डिसीजन हैं कि सोशल मीडिया हम नहीं कर सकते, क्या कह सकते हैं, मुझसे सब अकेले डिसीजन नहीं ना लेते, वो आगे नीचे मैनेजमेंट भी होती है, मैनेजमेंट को नहीं पसंद आया नहीं चैनल के लिए नहीं कर, अच्छा चैनल के लिए करना है, चैनल के लिए उसमें कर आपकी सकते हैं। परसेंटेज हो, जी हाँ, उसमें कर सकते हैं, चैनल के साथ कर सकते हैं, अच्छा सोशल मीडिया कर सकते हैं, अपना जाती नहीं कर सकते। नहीं तो फिर यहाँ मेरी तरह बगावत करो। मुझे लगता है आप बगावत करा के छोड़ेंगे। सोशल मीडिया जो है, नहीं मैं सोशल मीडिया शुरू किया ना, ये वाकया हो गया समा में, हाँ जी तागूत वाला ना, जी, तो मुझे जो है अलीम खान साहब का पैगाम आया, उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा मसला हो गया वहाँ पे, कंटेंट जाके संभालें वहाँ पे आप। ठीक है सर, मैं उधर जाके सोशल मीडिया बैठ गया। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ तो टीवी में जो है ना वो सेठ के पैसे पड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से पैसे आ रहे हैं। अच्छा, जो मैंने शो शुरू किया कॉफी विद समा, तो उसकी रेटिंग आ गई, उधरों भी डॉलर आना शुरू हो गए। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैंने कहा सारी जिंदगी सेठ को कमा के देना, खुद कमाए। ठीक है। तो हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अब मैंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसमें मेरी सारी टीम वो सेठ है, वो सेठों की तरह फिर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मर्जी से शो कर रहे हैं, मर्जी से स्टोरीज कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही है ना हम किसी को जवाब दें और ना ही जो है ना हमें किसी सेठ की जो है ना वो कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही, आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर तो ये होना शुरू हो जाता है, बगावत बिल्कुल भाजन हो जाती है, बगावत एक टाइम पे आगे आ जाती है, लेकिन वही ना बात उसी पे आगे रुक जाती है कि बाज दफा ऐसा लगता है कि अभी हम कर सकते हैं ये। अच्छा ये जो कुछ एक दो शोज हुए हैं वो क्या वजह थी, वो कोई प्लान शो था वो जो आपने किया, एक डॉक्टर वाली उमर आदिल वाला। कंट्रोवर्सी उमर आदिल में, अच्छा ये रिकॉर्डेड शो था, रिकॉर्डेड। आप पे ज्यादा ये एतराज आया कि आप होस्ट हैं, चले उस वक्त आप नहीं रोक सके या उसको आप जस्टिफाई नहीं किया, आपने क्लैरिफाई नहीं किया, तो बाद में एडिट तो हो सकता था। जैसे उसी तरह की बात है कि जैसे वो कामरान शाहिद के शो में वो सुहेल बड़ाई साहब की वहां पे जो है ना वो सारा करवा दिया जाता है और वो ऑनर भी चला जाता है, ऐसे ही है ठीक है भाई। वो असल में होता है ना कि एंकर बन के आपको आपने तो प्रोडक्शन टीम के में तो नहीं है ना, अब आप एंकर हैं, आप अपना काम करके चले गए हैं, तो ये तो प्रोडक्शन टीम के ऊपर होता है कि वो काटे या ना काटे, चीजें देखे या ना देखे। तो वहां पर से भी थोड़ा लैप्स हुआ, लेकिन आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हेड ऑफ द टीम। तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये हमसे गलती हुई और इसको अपलोड किया। उसके बाद हमने पूरा पॉडकास्ट अपलोड नहीं किया और वो प्लान नहीं था। ही वॉज वेरी, उनकी जो गुफ्तगू होती है ना बड़ी, वो शोला बयान है, आपको पता है वो जितने शुस्ता उर्दू बोलते हैं उसके अलावा वो शोला बयान भी हैं। तो वो जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, वो तेज़ हैं, तुंदो तेज़ जुमले वो देते हैं, तो वो उसमें निकल गया उनसे जो चीज़ें निकलनी थी। उसके बाद उनको भी एहसास हुआ कि ये गलत हुआ है और उन्होंने उसके भी सॉरी किया। मैंने वो पब्लिश किया, मैंने उसके ऊपर सॉरी किया कि मैं पब्लिश नहीं करना चाहिए था एज अ पब्लिशर। मैंने उसको भी टेक बैक किया और मैंने कहा उसको वापस ले लिया, सारी चीज़ें उससे उतार दी। और ऐसा ये जो अब सोशल मीडिया का एक तूफान है, ओह, आप खुद को उसमें फिट समझते हैं, मिसफिट समझते हैं? अच्छा, और आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? ये जो खास तौर पे एक फैमिली व्लॉगिंग शुरू हो गई है, तौबा। और क्या हम नई नस्ल को मैसेज दे रहे हैं? अब तो 4 साल के 3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो सब कुछ देख रहा है, कोई बैरियर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो क्या तरबियत कर रहे हैं कि हम अपनी बहन को बालों से खींच रहे हैं, माँ को थप्पड़ मार रहे हैं, बाप को कॉलर खींच रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, और एक टिकटॉक गर्दी उसके अलावा शुरू हो गई है। हर टिकटॉकर पे आधी दर्जन पर्चे हैं, किसी पे 1 दर्जन पर्चे हैं, किसी पे 1.5 दर्जन पर्चे हैं। ये तो व्हाट्सएप बताएं। इसके जिम्मेदार मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को समझता हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया जब आया, डिजिटल हुआ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने सिर्फ व्यूज लेने, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि इनके व्यूज आ रहे हैं, उन्होंने उनके व्यूज लेने के लिए उनको हाईलाइट करना शुरू कर दिया, उनको मेन स्ट्रीम पे बुलाना शुरू कर दिया, उनकी खबरें देना शुरू कर दी, उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। वो अननोन से लोग थे, वो अननोन से नोन हो गए। आप यकीन माने, अभी भी कितने ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं ना आए, तो हम उनको जानते नहीं हैं। मुझे किसी ने एक बंदे से मिलवाया, कहता है इसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये इतने पैसे कमाता है। मैंने कहा मैंने तो इसको पहली बार देखा, क्योंकि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया बुला नहीं रहा था। जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट किया, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ने बताया, हमें भी मेन स्ट्रीम मीडिया से पता चला। कुछ बाशऊर लोगों को भी मेन स्ट्रीम मीडिया से पता चला, फिर जो जुबान रखते थे उनको भी मेन स्ट्रीम से पता चला। फिर उन्होंने उसको देखा कि ये करता क्या है, और जब उसको देखा कि वो क्या करता है, फिर शर्मिंदगी हुई हमें अपने आप में कि हमने किन लोगों को प्रमोट कर दिया। देखिए भाईजान, हर बंदे को नहीं, आप अब हर बंदा कहे कि मैं माइक पकड़ूंगा और मैं एंकर बन जाऊंगा, जाके नहीं बन सकता भाईजान। एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि इंसान के अंदर भी चीज होती है। दूसरी बड़ी बात,
भाईजान रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आप ये काम कर रहे हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको लोग देख रहे हैं, आपको बच्चे देख रहे हैं, आपको फैमिलीज देख रही हैं, आपके मुंह से निकली हुई गलत बात उन्होंने अडॉप्ट कर ली, आप जिम्मेदार हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह पहला कत्ल हुआ था और उसके बाद जितने कत्ल हुए उसका गुनाह उसको भी जाएगा जिसने पहला कत्ल किया था। तो ये इसी तरह है, अगर आपके देखा देखी किसी ने गुनाह किया, किसी ने बुरी बात की, माँ बाप का एहतराम नहीं किया, बहनों की इज्जत नहीं की, वो आप पे जानी है कि अगर वो आपके देखा देखी हुआ। और हम ऐसे लोगों को प्रमोट करके अपनी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। देखें, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है भाईजान, इन लोगों को पता नहीं है कि मीडिया है क्या, इनको ये नहीं पता कि ये पावर क्या है। इतने सारे लोगों का देखना, यही तो ताकत होती है कि आप एक दफा बोलें और लाखों लोग देख लें। ये ताकत है, ये ताकत है भाईजान कि आपका पैगाम लाखों लोगों में एक सेकंड में चला जाए। तो आपको ऐसे लोगों को, स्पेशली जिनके पास ये ताकत है, उनको देखना चाहिए कि वो ताकत का इस्तेमाल गलत तो नहीं कर रहे, वो सोसाइटी में बिगाड़ तो नहीं पैदा कर रहे भाईजान। तो ये ऐसे ही है कि एक फाहिशा हो, गलत औरत हो, बदकार औरत हो, वो मशहूर हो, बेशुमार मशहूर हो, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मशहूरी की वजह से आप कहें कि ये जितनी शोहरत है ये इज्जतदार भी है। ऐसे तो नहीं हो सकता। इज्जतदार हो, इज्जत कमाने में और शोहरत कमाने में फर्क है। इन लोगों ने शोहरत तो बहुत कमा ली है, लेकिन इज्जत कमाने से ये थोड़े से महरूम रह गए हैं। ये जो हरकतें करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की ये घरों में इनकी बातें जाती हैं, ये बड़ी तकलीफ दें। फिर आप, अगर मैं इनके बारे में बात करता हूँ, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, मेरे बारे में शुरू कर देते हैं। इन्हीं के कोई इनके वो रखे हुए ट्रोल्स रखे हुए इन्हीं व्लॉगर्स के, क्योंकि ये सोशल मीडिया से हैं, इनके पास एक ताकत है। वो मेरे बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, मेरी किसी कई भी बात को वो डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, उसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, ये नाकाम शुरू कर देते हैं। किलो किलो जेली सोना पाके फिर जा रहा है। जी, किलो किलो जेली सोना। अब देखे ना, ये भी एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का। अलमिया क्या है कि उसको पता है उस शख्स को कि लोग पैसा देख के देखते हैं। हमारी सोसाइटी का ये हमारी सोसाइटी का चेहरा है कि हम बड़ी गाड़ी देखते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए शख्स का किरदार नहीं देखते। ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਿੱਛੇ 10 गार्ड देखने और बाद पता चलता है गड्डी भी रेंट दी सी, गार्ड भी रेंट दे सन। लेकिन हमने गाड़ी देख ली और वो गाड़ी देख के वो व्यूज हर बंदे के मुंह पे उसका नाम आ गया। अब वो काशिफ ज़मीर तो हर महीने बड़ी बाकायदगी से जेल जाता है वो बेचारा। मुझे उस पर तरस भी आता है बेचारे पे, क्योंकि देखें भाईजान, जो भी है वो ना एक इस चीज का शिकार है। ये क्या कहते हैं, हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस का शिकार है। वो देखता है अपने इर्द गिर्द ये सारा कुछ होते हुए, तो फिर वो भी चाहता है कि मैं भी इंज कराऊं। उसके देखा देखी और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, उसके देखा देखी और बहुत सारे लोगों ने चेनें पहन ली, उसके देखा देखी और बहुत सारे लोगों ने गार्ड रख लिए। अब मुझे इस कदर गुस्सा चढ़ता है इस चीज के ऊपर कि गुजर रहे होते हैं ना, ये वो अक्सर मैंने वीडियोस देखी है, एक लड़की जा रही है, उसके पीछे 2 गार्ड हैं और रास्ता क्लियर करवा रहे हैं। क्यों भाई? पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्लेस जहां पे वो फिर रही है, रास्ता क्यों? तुम लोगों को धक्के क्यों मार रहे हो उसके गुजरने के लिए? क्या वजह है? तो ये कल्चर कहां से आया? ये इस टिकटॉक से आया सर। नहीं, टिकटॉक से। आपका वजीर आला गुजरता है तो आप क्यों रास्ता बंद कर देते हैं? एम्बुलेंसें क्यों फंस जाती हैं? आपका एक मिनिस्टर गुजरता है तो क्यों रास्ता बंद हो जाता है? कल्चर तो फिर सर वहां से आया ना। अगर उनके साथ डाले चल रहे हैं तो रास्ते और सिग्नल बंद किए जा सकते हैं, तो टिकटॉकरों के साथ 4 गनमैन उन्होंने बंद करने शुरू कर दिया। सर अब तो वैसे वजीर आला भी टिकटॉक को बड़ा पसंद करती हैं। वजीर आला ने भी टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है और वजीर आला के स्पेशल लोग हैं जो वजीर आला के साथ जाके, हर वजीर आला, हर बड़ा वजीर, यार वजीर आला दी अंगूठियां तो असली ने ना, कम से कम उनकी चेनें तो असली है ना, उनके बैग भी असली है ना, वेरी 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 एक्सपेंसिव बैग्स। हाँ। तो वो सारा कुछ असली है, ड्रेसेस भी असली हैं। तो लेकिन वो एक कल्चर प्रमोट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वजीर आला जफ्फियां भी डाल रही हैं, गरीबों को मिल भी रही हैं, वो कल्चर भी प्रमोट हो रहा है। कंपैरेटिवली आप तो फिरते हैं फील्ड में, फील्ड में फिरते हैं। चलें, वजीर आला का जिक्र हो गया, तो आपने परवेज अली का दौर भी कवर किया, इस लाहौर को, पंजाब को, आपने उस्मान बुज़दार का दौर भी कवर किया और अब मरियम नवाज का दौर भी कवर किया। तो जरा कंपैरिजन कर दें। मरियम नवाज के दौर में और इन सारे के दौर में ये फ़र्क ये है, स्पेशली मैं नून लीग की बात करता हूँ, मरियम नवाज की नहीं, कि नून लीग के और बाकी सब में फ़र्क ये है कि नून लीग के दौर में या पीपल्स पार्टी अगर कोई जमात के दौर में, और बुज़दार साहब के और इनके दौर की फ़र्क बताता हूँ। बुज़दार साहब के दौर में आप कहें ना कि ये बंदा मर गया यार, ये गंद पड़ गया, ये सारा कुछ हो रहा है आंखों के सामने, अब टीवी पे दिखाई भी जा रहे हैं, कोई असर नहीं है, कुछ भी नहीं है। भंग पी के सुते हैं, आपने चला दिया, इवन आपका शो बंद करने पे आ जाते थे। वो बुज़दार साहब के दौर में मेरा शो बंद करने फिरते सन, कहता शो बंद करो, कहता शो बिल्कुल हटाओ, क्या टीवी तो हटाओ। मेरे तो जी दिवाले ने कहते टीवी तो ही क्यों आंदा, उनको ये भी गुस्सा। तो ये अब जो दूसरा मरियम नवाज के दौर में ये है कि अगर आप चला देते हैं ना तो उसके ऊपर थोड़ी सी हलचल हो जाती है,
फौरन गाड़ियां पहुंच जाती हैं वहां पे, फौरन वहां पे काम शुरू हो जाता है, फौरन वहां पे चीजें होना शुरू हो जाती है। तो लोग मुझे कहते हैं आगे एक दफा साडा काम भी करवा जा, आगे एक दफा साडा दिखा जा, क्योंकि यहाँ पर जो दिखता है वो बिकता है। हमारा शो करने का मकसद इस्लाह होता है और हम चाहते हैं कि वो जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, उस पे फौरी तौर पे मुतलका महकमे एक्शन ले और हुकूमत काबू पाए उस पे। मैं करता है हम इसलिए शो करते हैं, हम इसी बेस पे करते हैं, क्योंकि जब मैं शो करता हूं तो मैं रेलेवेंट इदारों को ऑन बोर्ड लेता हूं। जैसे कहीं पे वासा का प्रॉब्लम है, कहीं पे उसका MCL का प्रॉब्लम है, LDA का प्रॉब्लम है, किसी का भी प्रॉब्लम है, मैं इदारे ऑन बोर्ड करके चलता हूं ताकि उनके प्रॉब्लम का जो हल है वो निकल सके। और अक्सर अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मेहरबान है कि हमारे अक्सर शो से हल निकले हैं, लोगों के काम हुए हैं, इसलिए हमारी थोड़ी रेपुटेशन बेहतर है कि हमारे शो के बाद काम होना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, हमें तस्वीरें भेज देते हैं इदारे कि जी काम शुरू हो गया, चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई हैं, आपको नज़र आ जाता है। लेकिन अब मरियम नवाज के दौर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि कुछ बड़ी सड़कें हैं जिन पे हुकूमत है बस। मसलन जेल रोड है, मसलन मॉल रोड है, मसलन फिरोजपुर रोड है, जिन पे हुकूमत है। जो अच्छी खबरें जाती हैं, मॉडल टाउन है, जाती उमरा तक की ये रोड है, यहाँ पर हुकूमत है। बड़ी रोड के ऊपर, जहाँ से आप किसी बड़ी रोड से छोटी रोड पे उतरे, मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, किसी बड़ी रोड, मैं आप यहाँ से लाहौर के दरवाजे से शुरू कर लें, शादरा से शुरू कर लें। शादरा जब आप इमामिया कॉलोनी के वो पुल नीचे उतरते हैं, उतरते ही पुट्टो कॉलोनी है आपके लेफ्ट साइड के ऊपर, नीचे उतर जाएं। आप बाहर से आ रहे हैं गुजरांवाला से, हल्का NA 117 शादरा। जी शादरा। अच्छा, आप वहां पर उतर जाएं। वो NA PP 145 है, NA 117 है। मैंने इतवार को शो किया और चलना भी है। अच्छा, पानी पीने का नहीं है, पीने का साफ पानी मैसर नहीं। ये कैसे हो सकता है? बुनियादी हकूक हैं इंसान साहब, हल्का NA 117 क्या हो गया है? दिखाया मैंने। और मिनिस्टर साहब का हल्का अलीम खान का मैंने दिखाया, पानी पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है भाई, वो तो दिखाया। उन्होंने तो वोट लिया कि इसको हल्के को जन्नत बना दिया, और उनकी डॉक्यूमेंट्रियां आई हैं कुछ अरसा पहले, ये रोडें बन गई और शादरा का तो नक्शा चेंज हो गया। इतवार को शो चलना, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, इतवार को शो चलना, आप वो शो देख लीजिएगा। यार लोगों ने 2.25 लाख वोट दिया है उनको भाईजान, और 2 महीने से लोगों के घरों के आगे से सड़कें उखेड़ के छोड़ गए हुए हैं, पाइप वहीं पे छोड़ गए। बारिश हुई है, जहां गड्ढा खोदा हुआ था वो कुआं बन गया, लोगों के बच्चे गिर रहे हैं उसमें, बच्चे जख्मी दिखाए हैं भाईजान। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूं आपको, मैंने दिखाए हैं। माई अम्मा जी के हाथ पे जख्म, ब्रूजेस, उनके हाथों पे या चोटें लगी, खुले गटर है, खुले गटर नहीं, खुले होल है। और जो गटर डले भी हैं वो कहते हैं ये गैर मेयारी डाले हुए हैं। अब ये भाईजान ये चीजें दिखाने वाली हैं जो मैं दिखा रहा हूं। तो आप MNA साहब को फोन कर देते, मिनिस्टर साहब को फोन कर देते। मेरे ख्याल से उनको बताना बड़ा जरूरी है, उनको बताया नहीं जा रहा, उनको दिखाया नहीं जा रहा हल्के की हालत क्या। और ये हल्के आप जब शहर से गुजरना शुरू करते हैं, आगे जाना शुरू करते हैं, यही हालात हैं। नहीं, ये बताने के लिए रैली निकालना पड़ती है या लॉन्ग मार्च होता है लाहौर से? मेरे ख्याल एक से फोन पे ही आपने करना होता है ना। अगर आप 2-4 फुटेजेस उनको फोन पे भेजते हैं या फोन करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते आपको? भाईजान पहले करते थे, अब नहीं करते। क्या पुरानी चीजें उखेड़ रहे हैं आप। ये आप एक 117 का जिक्र कर रहे हैं जी, 117 और हल्के डिस्कस करें। हाँ, इन दिनों कहाँ फिरे हैं आप लाहौर में? मैं मरियम नवाज के हल्के में फिरा हूँ। उधर क्या हालात हैं? उधर एक वो रोड थी नश्तर, उसके नश्तर पार्क के नश्तर कॉलोनी है उसके बिल्कुल सामने। हाँ। उस रोड के ऊपर हमने शो किया और मेरे ख्याल से मैंने उनके PSO को भेजा और दूसरे तीसरे दिन उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेज दी कि काम हो रहा है और सड़क बननी शुरू हो गई और सड़क बन गई। अच्छा, गुड। हाँ, अच्छा, यानी कि आपका ये कहना है कि मरियम नवाज जो हैं CM पंजाब, वो फील्ड में निकलती हैं, उनको शौक भी बड़ा है चाचा की तरह। बिल्कुल, वो जाती हैं ग्राउंड पे चीजें देखने, तो उनको सब अच्छा दिखाया जाता है। उन रोड्स पे ले जाते हैं जहाँ पे पानी नहीं खड़ा, और इसीलिए डूबा हुआ जौहर टाउन नहीं दिखाते, डूबी हुई शादरा नहीं दिखाते, डूबा हुआ शादरा नहीं दिखाते, ये आप कह रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं हुक्मरानों की आंखें और कान हूं, मुझे देखें और मुझे सुने कि मैं आपको लोगों की आवाज पहुंचा रहा हूं। ये आपके वोटर हैं, आपके लोग हैं, इनकी आवाज सुने। और अब जो आपने NA 117 के उनका MNA साहब का जिक्र किया, मेरे ख्याल से उनको भी ये देखना चाहिए और अपने लोगों से पूछना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो हल्के में। मेरे ख्याल उधर भी ये मामला इसी तरह कि उनको अच्छा दिखाया जा रहा है। अदरवाइज जितना हम दोनों उनको जानते हैं, वो अगर उनको पता चले तो ये पता चले तो तूफान बर्पा कर दें। बिल्कुल ऐसे ही, जिम्मेदारों के खिलाफ, बिल्कुल ऐसे ही, और अपनी टीम के खिलाफ, और उनको बताया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आपके शो के तवस्सुत से उनको पता चलना चाहिए कि उनके हल्के में हो क्या रहा है। मैंने शो किया, इतवार को चलेगा, वो आप जरूर देखिएगा। बट सब जितना आप ग्रास रूट लेवल पे जाके बात करते हैं और आपकी फिंगर टिप पे होता है कि इस हल्के का रिजल्ट की है, आ कुछ भी जाए आपको पता होता है।
क्या पूछना पता चाहते होता है। नहीं, मैं वो नहीं पूछना चाहता। 45 ना पूछिए। नहीं, वो मुझे बहुत पता है। वो मुझे हिफ्ज हो गया 45 मुझे पता है कि कहाँ 2 लोगों ने 1 लाख वोटों पे अंगूठे लगाए इलेक्शन के 1 हफ्ता बाद तक, वो मुझे सारा पता है। अच्छा, वो जब वक्त आएगा कभी वो सबूतों के साथ हम जरूर दे देंगे। जरूर, अभी वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ चैनल चलता रहे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ मैं मेरे होंगे फिर कंट्रोवर्सी हो जाता है। कभी ग्राउंड पे हाँ। कभी इतना लोगों की मोहब्बत देख के, प्यार देख के, कैलकुलेशन करके कहते थे यदि भी डिसलाइकिंग है, यदि कभी खुद नहीं दिल किया कि बराह रास्त पॉलिटिक्स की जाए या कोई हल्का लाड़ी ले आ जाए, क्योंकि जिस चैनल में आप हैं वहां तो कोई भी आ जाता है सियासत में, और फिर आपके तो बॉस भी इस वक्त मिनिस्टर हैं और बड़ी जिम्मेदारियां उनकी मेरे हैं। बॉस सियासत में नहीं है, वो सियासत नहीं है, वो सियासत से ऊपर कोई अगर चीज है ना वो है टेक्नोक्रेट कह ले वो उनको, नहीं, वो किंग मेकर है, टेक्नोक्रेट कह ले। किंग मेकर। लेकिन हम जहां तक मेरी जात का सवाल रहा कि मैं सियासत में हुई ऑफर कभी? सियासत देखिए, मैंने जवाद अहमद साहब का हाल देखा, मशहूरी से सियासत नहीं होती। इमरान खान का भी आपने हाल देखा, मशहूरी से सियासत नहीं होती, होती है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कभी भी नहीं। नहीं। परवेज मुशर्रफ ने लैंड करना था जब, हाँ, तो उन्हें बताया गया कि खलकत होगी। करोड़ों लोग हैं, और उन्होंने कहा हाँ, पीजे मीर से गालबन इंटरव्यू में उन्होंने कहा मेरा फेसबुक देखो जाके, इतने करोड़ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ऐसे और नहीं मैं लैंड कर रहा हूँ। वो जब लैंड किए तो वो अकेला, वो अशरफ कोठी वाला, गुलशन रवी वाला, और वो नईम ताहर साहब, ये 2 लोग थे सन। अल्लाह ताला तरीके रहमत करे। हाँ जी, मुझे अंदाजा है, लेकिन मशहूरी से सियासत नहीं होती। पाकिस्तान में सियासी का ट्रेंड ये है कि खर्चते कितना हो। हमारे लोगों का प्रॉब्लम है ये, हम जब पैसा इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं, आवाम ये सोचते हैं कि यह दिहाड़ी लाने का बेहतरीन मौका है। 25,000 का वोट बेच रहे हैं, 10,000 का वोट बिक रहा है, बेच दो, बाद में रोते रहते हैं। कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, करण अर्जुन आ रहे हैं। हाँ, करण अर्जुन आ रहे हैं, मेरे करण अर्जुन करा लेंगे अब्बा जी को। मैं कह रहा था कि आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने अपने अब्बे को कभी बचा लिया हो। कभी बिलावल ने, आसफा ने और बख्तावर ने अपना अब्बा बचाया हो, बचा लिया हो। भुट्टो ने अपने बाप की लेगेसी बचाई है, बेनजीर भुट्टो ने बचा ली। हाँ। अब कासिम और सलमान जो कभी यहाँ आए नहीं है, कभी उन्होंने देखा नहीं है, और वोट टेकिंग में नहीं आने की इजाजत थी। वो ये मिसालें मैं उनकी देख रहा था, फवाद चौधरी साहब इंटरव्यू दे रहे थे, मैं उनकी मिसाल सुन रहा था। वो कहते हैं कि ये जमाइमा ने इनको तैयार किया है, ये वहां से तैयार यानी कि कपड़े पहना के तैयार, यूनिफॉर्म तैयार किया था। स्कूल चले ने वो मैं यही सोच रहा ना कि एक यहूदी के घर में परवरिश पाने वाले वो अब मुसलमानों को लीड करेंगे। ऐसे होने जा रहा है ना, यही होने जा रहा है मुझे तो लगता है, या यही सोच रहे हैं ये। हम तो किताब में कुछ और पढ़ते हैं ना, यहूद और नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी हमारे वेल विशर नहीं हो सकते, हमें ये पता है। तो ये सोच रहे हैं कि करण अर्जुन आएंगे, आके ठाकुर को मारेंगे और आके अपनी वालदा का इंतकाम लेंगे और अब्बा जी आजाद कराएंगे। ऐसी कहानियां हैं, ये अलिफ लैला की कहानी। असल में इनको ऐसा लगता है इन्होंने हर मंजन बेचा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर मंजन बेचा है। पॉसिबल मंजन, एस्टेब्लिशमेंट का मंजन हो, इलेक्टेबल्स का मंजन हो, वो ऐसी गुड गवर्नेंस का मंजन हो, हर मंजन बेच लिया और उन्होंने अब मूर्सी मंजन भी बेचना है। ज़ुहैब साहब, आप फील्ड में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, मासिस में रहते हैं, नब्ज पे आपका हाथ रहता है। इमरान खान का वोट बैंक इंटैक्ट है, लोग आज भी इमरान खान के साथ हैं? ये सब कुछ होने के बाद, इतने केसेस खुलने के बाद, इतने राज जो हैं वो आश्कार होने के बाद, जब वो ईरान इसराइल जंग में एक ट्वीट ना करे नेतन्याहू के खिलाफ, इंडिया पाकिस्तान जंग में वो मोदी के खिलाफ एक सिंगल ट्वीट ना करे, और 190 मिलियन पाउंड, और उसके बाद जो है ना आप घड़ियां बिक गई, इद्दत में नकाह हो गए, फॉरेन फंडिंग, अल कादर ट्रस्ट और उस्मान बुज़दार और फरा गोगियों की कहानियां जहाज भर के डॉलरों के बाहर चले गए, उसके बाद भी लोग इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के साथ नहीं हटते। आप इमरान खान के वोटर से मिले कभी? आप किसी एक वोटर को इमरान खान के आप जरा जरूर मिलें, उनसे बात करें, आपको पता चलेगा कि वो इमरान खान से मोहब्बत से ज्यादा इन लोगों से नफरत करते हैं। अच्छा, ये नफरत का वोट है जो खान साहब के हक में जा रहा है, नफरत का। उन लोगों को शायद खान से मोहब्बत ना हो, लेकिन उनको इनसे नफरत जरूर है। वो इनसे नफरत करते हैं, उनको प्यार नहीं है इनसे, और उनके खिलाफ जो भी उठेगा वो उसको वोट डाल देंगे। ओके, तो ये प्यार नहीं है, इसको आप वो ना सोचें कि ये वो है कि खान साहब कुछ भी कर लें। वो कहते हैं कि इनके खिलाफ तो बोलता है ना, इनको मारता तो है ना, इन्होंने कुछ कहता तो है ना। आपको याद होगा यहाँ पर जब पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, जो उस वक्त मुस्लिम लीग थी, उस वक्त वो कौन सी जमात थी, ये 9 सितारे और वो इस तरह की चीजें बनी थी,
तो ये उस वक्त भी नफरत थी जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी, उस नफरत में लोगों ने उस जमात के साथ मिलकर वोट डाला। हमारा प्रॉब्लम ये, हम नफरत में ज्यादा वोट डालते हैं, हम कारकर्दगी कोई ऐसी चीज नहीं देखते, हम कहते हैं एनू कुटो, एनू मारेगा, एनू कुटेगा तो मैं तेरे नाल हाँ। बट सब नफरत से एक मुझे नफरत याद आई है, हाँ रियासत के खिलाफ नफरत, हाँ, मुल्क के खिलाफ नफरत, पैदा की पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत, और वो फैलाने वाले जो हैं दर्जनों यूट्यूब चैनल्स बंद हुए हैं। हाँ, और वो आप लिस्ट आपकी नजर से गुजरी है, तो आप समझते हैं कि मेरिट पे ही बंद हुए हैं सारे? बिल्कुल मेरिट पे बंद हुए हैं भाईजान। मैं मेरे ख्याल में बिल्कुल पहले बंद हो जाने चाहिए थे, इससे बहुत पहले बंद हो जाने चाहिए थे। एक आपके दोस्त भी हैं, मैं उनकी बातें सुनता हूँ और मैं उनको जानता भी बहुत अच्छी तरह। झूठ पे झूठ, इस तरह झूठ बोलते हैं, यानी कि कई बातों का तो मुझे भी पता है, मैं कई चीजों में विटनेस भी हूँ, और वो झूठ बोल रहा है शख्स, और उसको पता है कि ये मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे व्यूज थले मिलियन ते जाएंगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो किसी ने थुकना भी नहीं। तो ये इस तरह इन लोगों की लॉयल्टी मुल्क के साथ नहीं है, डॉलर्स के साथ है। इनकी लॉयल्टी इमरान खान के साथ भी नहीं है, डॉलर्स के साथ है, क्योंकि इनको पता है कि हम ये बोलेंगे तो मिलियन व्यूज आएगा, मिलियन व्यूज बजेगा, ओवरसीज दा वजे, जिदा भी वजे, सानू डॉलर टिकणगे। ये पूरी लिस्ट का यही हाल है जो बैन हुए हैं? पूरी लिस्ट में मोस्टली तो मैंने देखे हैं ऐसे ही, वैसे ही हैं। इनसे मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूं भाजन, सोशल मीडिया इज अ पावर एंड यू शुड नो हाउ टू यूज इट। अगर आप बांदर को दे देंगे ना माचिस, तो उन्हें जंगल साड़ना ही जाए, तो बांदर दे हाथ च उस तरह बढ़ा दोगे उन्हें गन लाना ही है, तो इन्हों फिर संभालो इन्हों। उसमें हबीब अकरम पे थोड़ा मुझे था कि वो एक हबीब अकरम अच्छी आदमी, बैलेंस आदमी, न्यूट्रल आदमी है, और वो पढ़ा लिखा हबीब अकरम साहब मेरे तो उस्तादों में से हैं, मेरे बड़ों में से हैं। लेकिन मैंने हबीब अकरम साहब को ये देखा कि हबीब अकरम साहब भी मोहब्बत बहुत करना शुरू हो गए फिर खान साहब के साथ, बहुत ज्यादा। और उस मोहब्बत या नफरत, कुछ भी कह सकते हैं। मैं हबीब साहब के बारे में पर्सनली जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मोहब्बत बहुत बढ़ गई उधर। एक मोहब्बत बहुत बढ़ गई, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अब इख्तलाफ हो सकता है इससे, कि हबीब साहब जिनसे हैं वो चीज़ों को किसी और तरह देख रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद ये बात ठीक हो रही है, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान को लगता है कि ठीक है, वो ठीक नहीं होता, दूसरे लोगों को ठीक नहीं लग रहा होता। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। बट साहब एक और इशू जो लोग आपसे डिस्कस करते होंगे, जैसे लोगों के साथ बाज़ पुलिस की तरफ से ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, एक आम आदमी है जिसकी एक्सेस नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, उस पर झूठे मुकदमे हो जाते हैं और वो उसमें फंस भी जाता है। कितने केसेस आपके सामने आते होंगे। फिर क्राइम इतना ज़्यादा जो है वो कत्ल गारत और रेप केसेस, और ये तमाम CCD एक महकमा बना है और बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और अभी तक तो जो है ना उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है उनकी कार्रवाइयों को। लेकिन साथ ही साथ वो जो बिलों में घुस गए हैं वो जाके सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं अब, और उन्होंने उसको ना मुतनाज़ा बनाने की एक कोशिश शुरू कर दी है, कैंपेन लॉन्च कर दी है। आपने फील किया? जी मैंने भी किया है। तो जरा इस पे रोशनी डालें कि अब तक जो CCD काम कर रही है, क्योंकि बट साहब कोई इनकाउंटर होता है ना आपसे छुप सकता है ना मुझसे छुप, हमें पता होता है, ज़ुएब भट्ट को पता होता है असली है नकली है। अच्छा, उसमें फिर अब हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये जो मरने वाला है इसने किया क्या था। इसने जो है वो बेटे के सामने माँ को रेप कर दिया था, भाई के सामने बहन को रेप किया था, इसने इतने कत्ल कर दिए थे। जब इस तरह का कोई करैक्टर जो है वो पार लगाया जाता है तो फिर हम उस बहस में जाते ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, देखिए भाईजान, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। एक तो CCD डिपार्टमेंट बना, ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को हटा के जी ये बनाया गया, पूरे पंजाब में लागू किया गया। इसमें एडिशनल IG साहब आए, सोहेल जफर चट्टा साहब। सोहेल जफर चट्टा साहब का तारुफ ये है कि मेरे उस्ताद हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छा, इंग्लिश डिपार्टमेंट में थे, और मुझे थोड़ा सा शर्फ हासिल है कि मैं उनसे पढ़ा हूँ, मेरे उस्ताद हैं। तो मैंने उनको बड़ा जेंटलमैन पाया हमेशा। मेरे ख्याल में वो बड़ा थॉरो जेंटलमैन है। उनकी जो पर्सनैलिटी है, जिस तरह की वो शख्सियत है, वो एक थॉरो जेंटलमैन है। और उनकी किताब में क्रिमिनल के लिए 0 टॉलरेंस है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारी क्लास में मैं जब ये बात कफ उठा के जाता था ना, मेरी आदत थी एक, उन्होंने कहा ओए कफ तेरे ऊपर ना हो, मैं कभी तुझे ऐसे ना देखूं, और सख्ती से कहते थे कि ये बाजू बंद होने चाहिए तेरे कफ जब तू मेरे पास आए यहाँ पे। तो वो हम पूरा उनका ख्याल रखते थे कि सर के सामने ऐसे नहीं जाना, क्योंकि नाराज हो जाते थे ना, गुस्सा करते थे। तो ये सोहेल जफर चट्टा साहब की जो सरबराही में ये बना है CCD, मैं इस पे 100% श्योरिटी देता हूँ कि ये बड़ा अच्छा बना और ये क्राइम कंट्रोल करेगा, और मेरे ख्याल से काफी क्राइम कंट्रोल हो भी गया। दूसरी बात, मैं मावराए अदालत जो कत्ल है उसके खिलाफ हूँ। आई डोंट सपोर्ट इट, क्योंकि हमारे मुल्क में निज़ाम है अदालत का, उस निज़ाम के ऊपर मुझे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, इस वजह से चलना चाहिए। लेकिन उसमें परेशानी आती है जब प्रोसिक्यूशन हो जाती है वीक। प्रोसिक्यूशन वीक हो
तो मुजरिम जो मुलजिम पकड़ के लाते हैं वो आपको पता है मुजरिम, क्योंकि पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया होता है, वो वीक प्रोसिक्यूशन की वजह से निकल जाता है, और वो निकलने के बाद उन पुलिस ऑफिसर जिन्होंने उसको पकड़ा होता है, उनकी फैमिलीज, उन सब के लिए खतरा बन जाता है। तो यहां पर गेम शुरू होती है सर्वाइवल की। अब वो पुलिस वाला भी उससे बच रहा होता है कि यार हुन मैनू मारेगा, एनू कानून ने तो छड्डता एनू, उन्हें मैनू ना मार देवे। तो वो एक और सी चीज शुरू हो जाती है, और ये सारा जहनी कश्मकश डिपार्टमेंट्स के अंदर रहती है। वो सीसीडी हो, ORU हो, वो CIA हो, वो कोई भी हो, ये कश्मकश रहती है हिनियस क्राइम वालों के साथ। अब जिस तरह इसमें वो हो रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, या जो मुल्ज़िमान पकड़े जा रहे हैं उनको कत्ल, वो उनके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, और एनकाउंटर्स वो सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं उस पर बहस बाद में करेंगे, लेकिन एनकाउंटर्स हो रहे हैं। उससे फायदा क्या हो रहा है? सोसाइटी के अंदर जो गंदगी थी ना, या जिसको हम सोसाइटी गंदगी समझती है, वो ज़ाहिरी तौर पे खत्म होना शुरू हो गई। आप यकीन करें, मुझे डालने वाले लोग नजर नहीं आते अब। वो जो बदमाश गन्ने लेके निकलते थे नजर नहीं आते। मेरा एक दोस्त है, वो उसकी गार्ड्स लेके फिरता था, वो भी शहर गई था, तो मैंने उस दिन गया तो गार्ड भी की हुआ कहता यार वो CCD नवा शुरू हुआ है, तो वो गन्ना शन्ना तो बड़ा मसला। मैं कहा यार वेरी गुड। अब मुझे ये पता चला कि भाई असर पड़ना शुरू हो गया। अब वो वाला एलिमेंट खत्म हो गया कि गन दिखा के बंदे को डराता, गन दिखा के आप किसी को डरा नहीं सकते आप। तो ये एक बड़ा एक कॉन्फिडेंस होता है जो मेरे ख्याल से लोगों में आया है इस डिपार्टमेंट के आने एक पॉइंट ले लें। जी जी। साथियों की फायरिंग से डाकू हलाक, जी ठीक है। हाँ। इसकी नौबत क्यों आती है? जो आपने बात की प्रोसिक्यूशन वीक होने की, जो क्रिमिनल है, चोर है, डाकू है, कातिल है, उसके पास तो अन्ना पैसा है, वो तो खर्च करेगा, बड़े से बड़ा वकील करेगा। अब जो उसका मुतासरा बेचारा शख्स है, उसका तो पहले ही कत्ल हुआ है, वो तो पहले लुटा पुटा है, उसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि प्रोसिक्यूशन को तगड़ा कर सके। Am I right, sir? आप ठीक है, इस पे रोशनी डाल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो यहाँ पर प्रॉब्लम ही यही है कि जो जालिम है वो जालिम भी है और दौलत वाला भी है। अब वो अपनी दौलत का इस्तेमाल इतना बेजा करता है कि वो बहुत सारी चीजों को खरीद लेता है, बहुत सारी ऐसी चीजों को खरीद लेता है जिनको बिकाऊ नहीं होना चाहिए, वो भी खरीद लेता है। तो जब वो ऐसा करता है तो फिर जो मजलूम आदमी है वो यही देख रहा होता है कि यह क्या करे। कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। बाज दफा इंसाफ किसी थ्रू से मिल जाता है, बाज दफा किसी रास्ते से मिल जाता है। इंसाफ मिलना चाहिए, जो बंदा इफेक्टी है या जिसको मजलूम है उसको इंसाफ मिलना। कराची के अपार्टमेंटों से डेड बॉडियां मिल रही हैं, और आर्टिस्टों की, और एक बड़ी लेजेंडरी आर्टिस्ट आयशा खान, वो कितने दिन पुरानी लाश उनकी निकल आई, हफ्ता पुरानी। उसके बाद ये अब कोई पता चल रहा है कि 8-9 माह पुरानी लाश है, ये खातून हुमैरा असगर की निकल आई। ये यहाँ की रिहायशी है, ग्रीन टाउन जी, और ये चली गई वहाँ पे और अपना फ्यूचर बनाने, और अब आगे पता नहीं क्या क्या कहानियां निकल रही हैं, किस हालत में। आपको डॉक्टर वो नहीं याद, आमिर लियाकत, वो भी बेचारे इसी तरह डेड थे ऐसे अपने घर में। ये हमारी बेहिसी है, हमारी सोसाइटी की बेहिसी है, ये मुआशरे की बेहिसी है, हमारे रिश्तों में बेहिसी है। आपको भाईजान आपके हम यार दोस्त हैं, अब गली के यार दोस्त हैं, मेरे साथ मेरे यार दोस्त पुराने ही हैं, जो बचपन के मेरे यार दोस्त वही। हम हर रोज एक दूसरे को फोन करते हैं, ग्रुप में हर रोज एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन में रहते हैं ना। आपके पुराने यार दोस्त, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई रोज आपसे पूछते हैं। हाँ, मेरी वालदा का फोन रोज आता है, मेरे वाले साहब जिंदा थे, हयात थे, रोज फोन करते थे बाहर जाने के बाद, लगे मिल के गया हूँ, 2 घंटे गुजरे हैं, 8-9 बजे दोनों का फोन आता था। हाँ ठीक है, कितने किदों आ रहे हैं, ए चीज़ां लैंदा ही, इस तरह करदा ही। तो ये तमाम राब्ते आपकी फैमिलियों में ही होते हैं, दोस्त यार कुछ ही होते हैं जो आपके साथ होते हैं। इसका मतलब वो खातून भी बहुत तन्हा थी, जिनकी फैमिली तक उनसे राब्ता नहीं कर सकी, ढूंढने नहीं गई, 6 महीने में ढूंढने नहीं गई किसी को। भजन आपका कोई प्यारा मेरा यार दोस्त ही हो, वो मुझसे 2 हफ्ते बात ना करे, तीसरे हफ्ते मैं लभन टुर पांगा, तो किथे गया यार उन्हें लभो, वो किथे हुणे फोन किया सी 2 हफ्ते हो गए ने, नजर नहीं आ रहा, की होया। बंदा पूछने चला जाता है भजन कि किसी को पूछ लो यार, इत्थे रहिंदा सी, इत्थे करदा सी, किथे चला गया। तो ये हमारी बेहिसी है जो हमारी सोसाइटी के अंदर आ चुकी हुई है कि हमने पूछना ही छोड़ दिया, मोबाइल के अंदर ही गुम हो गए। वो स्टेटस आप अपडेट होया देख देना, ये चीज खुश हो जाने कि चलो ठीक है। वो स्टेटस वाले भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं गया। आयशा खान के बारे में भी यही है, इतनी लेजेंडरी फनकारा थी, बड़ी फनकारा थी, वो हमारे मुल्क का असासा थी। मैं देखता था उनको, उनके साथ भी जो हुआ कि उनको कोई पूछने तक नहीं गया, बच्चे ने फोन नहीं किया, आके देखा तक नहीं। मां ਨੂੰ पूछ ही लो यार भाईजान, हमारे बुजुर्ग बूढ़े हो जाए ना, मैं घर नहीं छोड़ के जाता अकेला, कि कला ना छड़ के जाओ, ताड़ी मेहरबानी। मैं अपनी वालदा से भी कहता हूँ, माँ जी तुसी किसी एक नूं नाल रखो, हमेशा अपने कोल रखो। तो ये ऐसे लोग हैं कि बुजुर्गों को अकेला छोड़ जाते हैं और किसी को मुड़ के पूछते नहीं कि यार तेरा की हाल है, तू किथे है।
ये सोसाइटी की बेहिसी है भाईजान, और इसी के खिलाफ मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ। और ये जो हमारे ये यूट्यूबर्स और ये सारे लोग हैं, अल्लाह ताला ने इनको ताकत दी है, तो इनको इस सोशल फैब्रिक को मजबूत करना चाहिए। मेरा इनसे भी दरख्वास्त यही है कि इस सोशल फैब्रिक को मजबूत करें, रिश्तों को मजबूत करें, रिश्तों के अंदर अदब और लिहाज जो था वो लेके आए। आप पीटीवी देखा करते थे, हमें बताया करते थे माँ बाप का अदब करो। हम अकवाले ज़री पढ़ा करते थे कि माँ बाप का अदब करो, माँ बाप जन्नत की कुंजी है, माँ के कदमों तले जन्नत है, अपने हमसायों पे एहसान करो, ये पढ़ा करते थे हम। आजकल हम पढ़ते हैं और कहते हैं अब्बू नू आवाज दे, ओए अब्बा इधर आ, और गाल सुन अब्बा की कर रहे हैं, और माँ नू लाडियां नहीं कर रहे, आप लाडियां कर रहे हैं, आपको देखने वाला कुछ और कर दे। और सच्ची मुच्ची प्यो नू कह दे अब्बा इधर आ, फिर अब्बे दी गिच्ची फाड़ लवे, ये ज्यादती है। आप अपनी माँ से गंदे बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं अपने माँ बाप के रिश्ते के ऊपर, ये ज्यादती है। कि आपका बच्चा आपको पूछ रहे कि प्यो आई कर रहे हैं, तो ज्यादती है ना भाईजान। ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं हम, आई सीरियसली कंडेम देम। इनको नहीं प्रमोट करना चाहिए। जो लोग इसको देखते हैं, और देखते हैं इनको बच्चे हैं, आप यकीन करेंगे इनको बच्चे देखते हैं। कभी इनकी फैन फॉलोइंग में देखें, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, 25 साल 21 साल 20 साल, वो देखते क्या है, ओ जी है सोशल मीडिया करता सी, देखो एडी वड्डी गड्डी ले लई, मैं भी ले लांगा, मैं भी मशहूर हो जाऊंगा। वो देखो जी है सोशल मीडिया ते आंदा सी, एडा वड्डा घर ले लिया, मैं भी मशहूर हो जाऊंगा, मैं भी कर लांगा। वो देखा देखी हुआ इन्हां दे रस्ते ते ही टुर पैंदे ने, और एक जा रहा खूह च, सारे ओदे मगर जा रहे हैं। सोशल मीडिया को मजबूत करें, रिश्तों को मजबूत करें, मुआशरे की इस्लाह के लिए सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल करें, ना कि नई नस्ल को बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया जो है उसको प्रमोट किया जाए। वर्सटाइल ज़ुहैब भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब भट्ट और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।